वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये सेकंड पार्ट है। हम लोग जो है क्वेश्चंस को कंटिन्यूएशन में ही कर रहे हैं। तो जैसे कि ये मैंने 5 क्वेश्चंस फिर से दिए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये PDF डाउनलोड करें और उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप ये वीडियो देखें। जो वीडियो है ये पूरा मैं सॉल्यूशन का ही बनाने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ये ट्राई करके फिर बाद में सॉल्यूशन देखना, वरना आप सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे ना तो ये आप ही को बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप ट्राई करके आप देखो ना तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बाकी तो सब आप ही के हाथों में है। ओके, सो जैसे ही हम जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, ये हमारी नान्स की PDF और मैंने क्वेश्चंस लिए थे यहाँ से। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या, चलो हमें प्रोडक्ट नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और रिएजेंट्स है। रिएजेंट में कुछ खास ऐड नहीं किया इन्होंने, ऐड किया है बेस और इन्होंने कर दिया एसिडिक वर्कअप। बेस का तो काम क्या होगा, कार्बोनिल है तो उसको इनॉल बनाएगा, ठीक है। और हमारा एसिडिक वर्कअप क्या करेगा, अगर कोई ग्रुप लिविंग ग्रुप या कुछ भी प्रेजेंट है, मतलब वर्कअप मतलब कोई भी अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो निकाल जाएगा और फिर बाद में हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ओके ओके, अब देखो ये इन्होंने यहाँ दिया अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं है, पर हमें इतना तो पता है कि भाई अल्फ़ा पोजीशन मतलब ये कार्बोनिल और उसके जो बाजू वाला पोजीशन है नेबरिंग, उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। तो क्या उसके पास प्रोटॉन्स है, अगर है तो उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और हमारी बात ये हो चुकी है पहले भी कि इनॉल फॉर्म होने के लिए अल्फ़ा प्रोटॉन्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई, ये तो हमारा इनॉल नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा प्रोटॉन्स ही नहीं है, बचा ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। ये है, ये इनॉल बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये हमारा इनॉल बना। ओके, अब ये है ना एक सिमेट्रिक रिएक्टेंट है, तो अगर हम लोग ये जो इनॉल है अभी ये रिएक्ट करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे, तो अगर हम लोग ये कार्बन को ये वाले कार्बन पे रिएक्ट करें या ये इस पे रिएक्ट करें, प्रोडक्ट हमारा सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक रिएक्टेंट है। वही अगर एसिमेट्रिक होता तो हमें स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, ये सारी चीज़ें देख के पोजीशन पे अटैक करना पड़ेगा। ओके, सो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ये वाले कार्बोनिल पे अटैक कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट अब क्या मिलेगा, ये OET और ये कार्बोनिल यहाँ प्रेजेंट है। अब अटैक ये कार्बोनिल पे हो रहा है, ठीक है। तो एक तो OET इसके पास पहले से पड़ा है, ये वाला जो OET है वो पहले से है इसके पास। जो कार्बोनिल का कार्बन है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा O- में, और ये जो नया ग्रुप हम लोग ऐड कर रहे थे वो ग्रुप ऐड होगा यहाँ पे, ये जो CH ये वाला। तो वो कैसे ऐड होगा, ये कार्बन 2 3, सॉरी ये तीसरा कार्बन नहीं है, तो 2 कार्बन ऐड करने हैं। तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये 2 कार्बन हो गए, OET जैसा का वैसा आ गया। अब ये जो हमारा O- था वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात आती है कि ये इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये प्रोटोनेट होके OH बना दे तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल OH बन जाएगा। और अगर हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप है जैसे कि यहाँ है, तो OAT एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी मतलब ड्राइविंग फोर्स मिलने पे वो निकल जाएगा। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है, जैसे ही वो निकलेगा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में, तो ये OET एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमें कार्बोनिल कंपाउंड वापस मिल जाएगा। अब देखो अगर आप लोग थोड़ा भी ये रफ फिगर को समझ सको, तो ये जो प्रोडक्ट है यही हमें यहाँ मिला, ये OET, ये ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन, ये वापस कार्बोनिल कार्बन, और ये हमारा इनॉल वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं थी, आसानी थी। और अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना ये आसान तभी लगेगी अगर आपने चैप्टर किया हो। अभी आप वो मेरे वीडियोस देख के करो या खुद से करो, ये आप पे है, पर ये क्वेश्चंस आपको तभी हेल्पफुल रहेंगे और तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आपने इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स पता, ठीक है। वरना मैं बोलती रह जाऊँगी आसान है आसान है, आप लोग सोचोगे आसान तो है नहीं, ठीक है। चैप्टर करोगे तो आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या होने वाला, ओके। अब ये एक बात बताना था कि हमने जो थ्योरी थी उसमें हमने किया था इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन, पर वहाँ हमने तभी नेम रिएक्शन को कुछ लाया नहीं था। तो यहाँ इन लोग बता दे रहे ये जो डिकमान कंडेंसेशन है उसमें क्या होता है, मतलब जो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन हो रही है उसको नाम दे दिया है डिकमान
कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये नाम से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभार हमें एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि भाई क्या क्या नेम रिएक्शंस है और क्या चीज़ें होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो ये डिकमान कंडेंसेशन है और उसमें इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो इसलिए ये जो है ये क्या होगा हमारा इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। सेम चीज़ है, क्या होगी, अभी इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन है तो दो रिएक्टेंट आने नहीं वाले, ऑब्वियसली सब अंदर अंदर होने वाला है। एक इनॉल बनाएगा और इनॉल बना के वो करेगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक और हमें कंपाउंड मिल जाएगा ये। अगर आपको याद ना हो तो फिर से बता दूँ, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन में मेन चीज़ क्या होती है, नंबर ऑफ रिंग्स। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी मतलब हमारा प्रोडक्ट बनाएगा वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ रिंग्स पे। अगर 4 और 3 मेंबर्ड रिंग्स बन रही हो तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसे हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनती हो तो हम लोग वो पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके वो आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, ओके ये है तो सेम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही और वही डिकमान के अंदर ही आएगा, पर मुझे एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को, वो यहाँ ओके। अब देखो, देखने के लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई हमारा एक तो इनॉल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। अब होता यूँ है कि इनॉल जो है हमारा माइंड में बैठ गया है कि भाई जो कार्बोनिल ग्रुप है वही इनॉल बनाएगा। ये बात अलग है, जब हमने चैप्टर्स किए तो हमने सारे इनॉल के टाइप्स किए थे, पर कभी कभार भूल जाते हैं हम एग्ज़ाम में, तो हमें लगेगा कि भाई ये जो कार्बोनिल है वही इनॉल बनाएगा। अब देखो, ये कंपाउंड में है तो सिर्फ एक ही कार्बोनिल, ठीक है, ये COOCH3, तो है तो हमारे पास एक ही कार्बोनिल, पर हमें रिएक्शन होने के लिए दो चाहिए, एक इनॉल बनाएगा और एक कार्बोनिल जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमने CN साइनों के बारे में भी देखा था, आई गेस चैप्टर 25 में देखा था, चैप्टर 25 स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि ये जो रिएक्शंस है साइनों की, तो साइनो क्या करता है, एज एन इनॉल सब्सटीट्यूएंट, इनॉल इक्विवेलेंट रोल प्ले करता है। तो वो कैसा करेगा पता है, देखो ये हमारा साइनो, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब आएगा बेस, तो बेस आके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन वो यहाँ का लेगा, जैसे यहाँ का प्रोटॉन लेगा क्या होगा अभी नेक्स्ट, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनॉल इक्विवेलेंट, मतलब ये साइनो ग्रुप एज एन इनॉल रिएक्ट करेगा और अब क्या होगा, ये जो कार्बन है ये हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके हमें ये वाला प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये था तो आसानी इंट्रामोलिकुलर ही है, पर एक ये छोटी सी मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ये जो साइनो है वो एज एन इनॉल का रोल प्ले कर रहा है, तो भाई कैसे, तो वो हाइड्रोजन यहाँ वाला जा रहा है, हमें ये बन रहा है प्रोडक्ट हमारा, तो इसको कैसे लिखेंगे, C≡N-, इसको हम बोलते हैं इनॉल इक्विवेलेंट या तो इनॉल सब्सटीट्यूएंट, मतलब इनॉल का सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। और वैसे हम लोग करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, ओके। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। और हाँ, यहाँ डायन बनाया है पर मैंने इसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये हमने दो रिएक्शन देख लिए इंट्रामोलिकुलर की, और एक्चुअली में ये है तो इंट्रामोलिकुलर, होता क्या है 1,2 डायन 1,3 डायन 1,4 डायन कैसे बनाते हैं, पर वो हार्ड नहीं है। आप जैसे कि एक रिएक्शन करो तो आपको मतलब अगर आपको इंट्रामोलिकुलर समझ में आएगा तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ओके। इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 रिएक्शन ले ली थी इंट्रामोलिकुलर की, इसलिए मैंने तीसरा नहीं लिया, ओके। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, एसाइलोइन कंडेंसेशन, पर प्रॉब्लम ये है कि ये है ना, मैंने क्लेटन के जो 6 चैप्टर्स कराए उसमें ये टॉपिक नहीं आया। ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने चेक किया था 37 या 38 चैप्टर है क्लेटन में, रेडिकल रिएक्शन या रेडिकल रिलेटेड समथिंग चैप्टर का नाम है, तो वो चैप्टर में एसाइलोइन कंडेंसेशन आएगा, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ के कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिफ़र करने वाले, ये सोडियम है वो सॉल्ट बनाएगा और वो रिएक्शन होने वाली, ओके। तो वो अभी मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, पर ये है इंपॉर्टेंट, मैंने ये जो बताने के लिए आपको स्पेसिफाई किया। ये दोनों रिएक्शंस क्या होगी, अच्छा यहाँ चलो मैं अगर टॉपिक का नाम हटा दूँ, ओके, तो आप लोग मुझे आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ क्या होने वाला है, ओके। तो
चलो मुझे किसी ने पूछा ये क्वेश्चन कि यहाँ क्या होने वाला है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी, देखती हूँ कि भाई मतलब सेल्फ होने वाला है कि क्रॉस, मतलब मेरे पास 2 रिएक्टेंट अवेलेबल है या फिर मेरे को एक ही रिएक्टेंट में दोनों बनाना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई मेरे पास ये रिएक्टेंट भी है तो मेरे पास ये भी रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट मतलब ये वाला कार्बोनिल, तो मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, ये मैंने समझ लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि देखो कि एक इनॉल बनने वाला है और दूसरा जो है वो उसके साथ कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगा, तो कौन इनॉल बनेगा और कौन रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखूँगी कि भाई दोनों में से किसके पास अल्फ़ा प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, नहीं चलो ये देख लेते हैं पहले रिएक्टेंट। तो इसके पास तो भाई है अल्फ़ा प्रोटॉन्स, यहाँ 3 अल्फ़ा प्रोटॉन्स है और यहाँ एक 2 3, यहाँ एक, इस तरफ एक अल्फ़ा प्रोटॉन अवेलेबल है। ठीक है, जबकि इसके पास, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, अच्छे से मतलब जो मुझे समझ में आए। ओके, सो मैंने ये OET और OET ये फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि भाई इसके पास तो अल्फ़ा प्रोटॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब इनॉल ये बनने वाला है। ठीक है, तो अब इनॉल बन गया और अब ये रिएक्टेंट है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो चीज़ है वो क्या करेगा मेरे कार्बोनिल को। तो भाई मुझे एक और चीज़ पता है कि जब मैंने क्लेडेन पढ़ाया था या पढ़ा भी था, तब मैंने 4 एसाइलेटिंग एजेंट्स देखे थे जो इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले हैं। तो मुझे पता है ये जो है ये वन ऑफ देम है, जिसका नाम है डाई इथाइल फॉर्मेट, आई गेस डाई इथाइल कार्बोनेट, आई एम सो सॉरी, डाई इथाइल कार्बोनेट है। ठीक है इसका नाम, तो ये मुझे याद था। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो मेरा कार्बन है इस पे क्या होने वाला है, असाइलेशन होने वाला है। कहाँ होने वाला है, कार्बन पे होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन पे असाइलेशन हो ना हो उसकी पॉसिबिलिटी देखी थी हमने, वो अलग रहेगी। तो यहाँ सिंपल से अगर आप ये चीज़ें पता लगा लो ना, तो अब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से देखो कि असाइलेशन किसी में हो रहा है तो सीधा वही टिक कर दो। पर अगर आपके पास 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि भाई दोनों में असाइलेशन हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका असाइल ग्रुप में से असाइलेशन के कौन से ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं। ओके, ये उसका हिंट या क्लू था। बाकी तो रिएक्शन तो सिंपल ही है, हमारा 2 रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, लास्ट रिएक्शन 5th। ओके, ये भी क्लेडन में नहीं है पर इसमें प्रेजेंट है तो मैं कंसिडर करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है नान्स करवाने का यही है कि हमारे कोई कॉन्सेप्ट्स छूटे ना। ठीक है, एग्जांपल्स करवा रही हूँ पर ये भी देखना है कि कोई कॉन्सेप्ट्स छूटे ना। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो अभी मैंने बताया कि भाई असाइलेटिंग एजेंट्स थे, तो क्लेडन में स्पेसिफिकली 4 असाइलेटिंग एजेंट्स थे। अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं बता दूँ, डाईथाइल ऑक्सलेट, इथाइल फॉर्मेट, डाईथाइल कार्बोनेट और इथाइल बेंजोएट। अगर आप लोग को फिर भी टैली करना हो तो मैंने पेज नंबर 643 पे राइट हैंड साइड पे 4 साइड में ऐसे दिए हुए थे, उसके हिसाब से हमने रिएक्टिविटी भी देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो पेज के हिसाब से। तो हाँ, तो हमने ये 4 ही देखे थे, तो हम ये 4 ही असाइलेटिंग एजेंट से प्रेजेंट है। पर यहाँ नान्ट्स में एक और असाइलेटिंग एजेंट है जो हमने क्लेडन में नहीं देखी थी, तो वो थी साइनो फॉर्मेट, CnCOO। अच्छा, इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं साइनोफॉर्मेट, और ये जो है इसको हम लोग मैंडर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है मैंडर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो वही देने वाली है, क्या करने वाली है, असाइलेशन ही करने वाला है। बट ये मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे हमारे रिएक्शन में क्या रहा है, ऑब्वियसली रिएजेंट देख के। तो अगर हमें ये पता ना हो कि भाई ये असाइलेटिंग एजेंट है, तो हम लोग तब तक रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। सो ये जो मैंडर्स रिएजेंट है वो क्लेडन में नहीं था, पर वो एज एन असाइलेटिंग एजेंट है, और ये एग्जामिनर है ना वैसे ही कुछ अलग ही लेके आते हैं। जैसे कि हमें 4 पता होगा तो वो 5वां लेके आएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं हम लोग जहाँ जितने बुक्स को रीच हो सकते उतने रीच होंगे। तो ये रिएक्शन भी सबसे पहले LDA, मतलब क्या करेगा, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, प्रोटॉन हटाएगा, मतलब इनॉल बनेगा। जैसे इनॉल बनेगा, सेकंड स्टेप में इन्होंने ऐड किया असाइलेटिंग एजेंट, तो उससे क्या होगा, असाइलेटिंग एजेंट ऐड होगा। लास्ट स्टेप में करते हैं एसिडिक वर्कअप। एसिडिक वर्कअप से क्या, अगर प्रोटोनेशन बाकी है तो प्रोटोनेशन हो जाएगी, अगर कोई ग्रुप हाइड्रोलाइज होना है तो वो हो जाएगा।
ठीक है, और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो मुझे पता, अगर आप लोग ने प्रैक्टिस के साथ अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मुझे पक्का पता होगा कि आप लोग को ये बहुत ही आसान 5 क्वेश्चंस लगे होंगे। पर कोई कोई चीज़ें ऐसी थी कि जैसे कि हमें नहीं पता थी, जैसे कि ये साइनो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं, पर एक ट्रिक था, ट्रिकी क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं पूछा था, थोड़ा टेढ़ मरोड़ के पूछा था। और दूसरा था ये एक मेंडर्स रिएजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए।